नमस्कार दोस्तों। वीरप्पन का नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा। वीरप्पन एक समय पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में फैले लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर की जंगल पर राज करने वाला एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार डाकू था। कहा जाता है उसका नाम सुनकर पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक के पसीने छूट जाते थे। उसके इलाके में जाने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके नाम का खौफ इतना था कि उसकी मर्जी के बिना उसके इलाके में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, जिसको पकड़ने के लिए सरकार ने उस समय 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए, जो अभी के समय के हिसाब से 28 अरब रुपए के बराबर होता है। कहा जाता है वीरप्पन ने 184 लोगों और करीब 2000 हाथियों को मारा था। पुलिस वालों से उसकी खासी दुश्मनी थी, इसलिए वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। वीरप्पन अपने समय पर इतना फेमस था कि उसके नाम पर कई सारे किताबें और फिल्में बनी। अभी हाल ही में अल्लू अर्जुन की आई फिल्म पुष्पा का मेन कैरेक्टर पुष्पराज वीरप्पन पर ही आधारित है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में वीरप्पन की कहानी कि कैसे एक साधारण नॉर्मल सा आदमी इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनता है, जिसने इंडियन पुलिस को इतना दौड़ाया जितना आज तक किसी दूसरे ने नहीं दौड़ाया होगा। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथम में कर्नाटका के एक तमिल परिवार में हुआ। उसका पूरा नाम कुसे मुनिस्वामी वीरप्पन था। बचपन से ही वो चालाक और काफी तेज दिमाग वाला था। वीरप्पन के चाचा हाथी दांत और लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का हिस्सा थे। कहा जाता है अपने चाचा की ही संगत में पढ़कर उसने महज 8 साल की ही उम्र में स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 2 साल तक स्मगलिंग का काम सीखने के बाद 10 साल की उम्र में उसे उसका पहला काम दिया गया, उनके एक प्रतिद्वंदी ग्रुप के एक आदमी को मारने का, जिसे उसने मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है उसने उसी साल अपना पहला हाथी मारा था। 17 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने एक प्रतिद्वंदी स्मगलिंग ग्रुप का सफाया कर दिया। सन 1970 में वह शिकारियों के ग्रुप में शामिल हो गया जो हाथियों को मारकर उनके दांत की तस्करी करता था। 1983 में एक हाथी का शिकार करते वक्त एक वन अधिकारी को मार डाला। 1986 में उसे पहली बार अरेस्ट किया गया फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास के द्वारा, जहां पर उसे बड़ी पारा फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन वो वहां से एक अधिकारी को रिश्वत खिलाकर भाग गया और 5 साल बाद उसी ऑफिसर पी श्रीनिवास को उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है उसने अपना दहशत फैलाने के लिए उसके सिर को काट कर उससे फुटबॉल खेला ताकि कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर सके। वक्त के साथ वीरप्पन का खौफ आसपास के इलाकों में बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसके बढ़ते खौफ और नाम की वजह से सरकार ने कई बार उसे मारने के लिए पुलिस फोर्स भेजी, जिससे बचने के लिए वीरप्पन जंगल में भाग गया और वहीं से अपना पूरा गिरोह चलाने लगा, जहां पर उसने चंदन की लकड़ियों की तस्करी करना चालू किया और देखते ही देखते उसने 3 राज्यों में फैले लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल पर अपना राज जमा लिया। लोग उसे अपना रॉबिन हुड कहने लगे। रॉबिन हुड की ये इमेज वीरप्पन का समर्थन करने वाले कुछ क्षेत्रीय दलों ने बनाई थी। धीरे धीरे गांव के लोग वीरप्पन के साथ जुड़ने लगे। कर्नाटका, तमिलनाडु सरकार ने कई बार उसे मारने के लिए पुलिस फोर्स भेजी, लेकिन हर बार वीरप्पन उनसे बच जाता था और बाद में उन पुलिस वालों को चुन चुन कर मारता था। उसे किसी का खौफ नहीं था। कई पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारियों ने उसके डर से अपना ट्रांसफर करा लिया तो कई ने नौकरी ही छोड़ दी। वीरप्पन को फेमस होने का बहुत शौक था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वीरप्पन लंबी घनी मूंछ रखता था, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वीरप्पन को वन्य जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी और वो कई पक्षियों की आवाज निकाल लेता था। इसी खूबी ने उसकी कई बार जान बचाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उसे हॉलीवुड की फिल्म द गॉडफादर बहुत पसंद थी। उसने ये फिल्म करीब 100 बार देखी थी। उसे कर्नाटकी संगीत काफी प्रिय था और वो एक धार्मिक व्यक्ति था और प्रतिदिन प्रार्थना करता था। उसने सरकार से कई बार संपर्क किया और क्षमादान की प्रार्थना की। उसकी इच्छा थी कि वो एक अनाथ आश्रम खोले तथा राजनीति से जुड़े। कहा जाता है वो फूलन देवी से काफी ज्यादा प्रेरित था और वह माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था और ये भी कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। 1990 में उसने चरवाहा परिवार की एक लड़की मुत्थु लक्ष्मी से शादी की। कहा जाता है वो बड़े फिल्मी अंदाज में मुत्थु लक्ष्मी की पिता से उसका हाथ मांगने आया। मुत्थु लक्ष्मी को वीरप्पन की लंबी मूछें बहुत पसंद थी और उसकी रॉबिन हुड की पर्सनालिटी से आकर्षित होकर उसने उससे
शादी की। शादी के बाद वीरप्पन की 3 बेटियां हुई, विद्या रानी और प्रभा, और कथित तौर पर उसने अपनी तीसरी नवजात बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके पीछे कहा जाता है एक बार वो बच्चे की रोने की आवाज की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जंगल के रात के अंधेरे और सन्नाटे में बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज 2.5 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती थी। इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी नवजात बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला और जंगल में दफन कर दिया, जो बाद में कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स को मिला। 1952 में कर्नाटका और केरला सरकार ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, जिसको लीड तमिलनाडु से ऑफिसर संजय अरोड़ा और कर्नाटका से शंकर बिदरी ने वॉल्टर देवरम के साथ किया। कुछ ही वक्त में वीरप्पन के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले गुरुनाथन को कर्नाटक के टास्क फोर्स ने मार गिराया। इस घटना के बाद वीरप्पन खून का प्यासा हो गया और इसके जवाब में 3 महीने बाद वीरप्पन ने कोल्लेगली के रामपुरा थाने पर हमला किया और वहां के सब पुलिस कर्मियों को मारकर हथियार और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। 1993 में गोविंदपाड़ी मेटूर में वीरप्पन ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस पर उसे पुलिस का आदमी होने का शक था। नतीजन पुलिस अधिकारियों और फॉरेस्ट अधिकारियों की एक टीम को इस मामले की जांच करने के लिए बुलाया गया। 9 अप्रैल 1993 को उनकी गाड़ियों को वीरप्पन ने बारूदी सुरंगों की मदद से उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। वीरप्पन द्वारा यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। यह हमला मलाई महादेश्वर हिल्स के पास पलार में हुआ, इसीलिए इसे पलार विस्फोट भी कहा गया। इस घटना से कर्नाटक सरकार के साथ साथ पूरा देश सिहर उठा। 30 जुलाई सन 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया और बदले में वीरप्पन ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के लिए न्याय की मांग की और तमिल को कर्नाटक की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। इस बारे में कर्नाटक सरकार और वीरप्पन के बीच कई बार बातचीत हुई। वीरप्पन वीडियो टेप की मदद से बाहरी दुनिया से बात करता था, अपना वीडियो टेप रिलीज करके। लगभग 108 दिनों तक राजकुमार को बंदी बना के रखने के बाद एक दिन वीरप्पन ने उसे बिल्कुल सही सलामत जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। बाद में एक पुलिस वाले ने अनऑफिशियली बताया कि राजकुमार को छोड़ने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे ही 25 अगस्त 2002 में कर्नाटका के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को उनके गांव से अगवा कर लिया और मांग पूरी न होने पर उन्हें मारकर जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, यहाँ वीरप्पन का आतंक अपने पीक पर था। फिर 2003 में एंट्री होती है आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार की। कहा जाता है जयललिता ने खास तौर पर वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार को बुलाया था। दोस्तों, विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था, वो सालों से वीरप्पन की कहानियां सुनते आया था। विजय कुमार ने अपना एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया और ये पता लगाया कि वीरप्पन को पुलिस की हरकतों का पता कैसे चलता है और उसके बिना भनक लगे उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। पुलिस के आदमी गांव में फूल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले बनकर रहते थे, जहां वीरप्पन खुला घूमता था। एक दिन विजय कुमार ने वीरप्पन के वीडियो टेप्स की जांच करते हुए ये देखा कि वीरप्पन को एक कागज का टुकड़ा पढ़ने में कुछ परेशानी हो रही है। इसका पता लगाने पर उन्हें खबर मिली कि वीरप्पन के आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में खिजाब डालते समय उसकी कुछ बूंदें छिटक कर वीरप्पन की आंख में जा गिरी। इसी बात का फायदा उठाते हुए विजय कुमार ने अपनी टीम को छोटा करके 5 लोगों की बना दी, जिससे किसी को शक न हो, और उन्हें वीरप्पन की गैंग में शामिल होने के लिए कहा। वक्त के साथ वीरप्पन की आंख में तकलीफ होने के कारण वो कमजोर हो चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए विजय कुमार ने किसी तरह से उसे अपनी आंख की इलाज करवाने के बहाने जंगल से बाहर निकाला बिना उसके भनक लगे। कहा जाता है उस दिन वीरप्पन बहुत कमजोर दिख रहा था। उसके चेहरे पर पुराने वीरप्पन की तरह तेज नहीं था और न ही उसकी शान में खड़ी हुई उसकी लंबी मूछें थीं। उसने पहचान में न आने के लिए अपनी मूछें कटवा दी थी। उस दिन वो अपनी आंख का इलाज करवाने निकला था। कहा जाता है पुलिस ने उसके लिए खास एम्बुलेंस बनवाया था, जिसका ड्राइवर एक पुलिस वाला ही था। वीरप्पन अपने 3 आदमियों के साथ एम्बुलेंस में बैठा और अस्पताल के लिए निकल गया। लेकिन तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पपरापट्टी गांव के पास पुलिस वाले पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पहुंची, पुलिस वालों ने जोरदार फायरिंग की, जिसमें वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। इस घटना की जानकारी बाहर आने पर पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया कि जिसकी कहानी हम दशकों से सुनते आ रहे हैं वो इतनी आसानी से मारा गया। उस दिन पूरे देश भर के हर अखबार और न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, वीरप्पन। कुछ लोगों का कहना था पुलिस वालों ने वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस वो उसे आंख मूंद कर मारने में लगे थे। इसी पर ऑपरेशन के इंचार्ज विजय कुमार ने सफाई देते हुए कहा, मैंने उसे सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और गोलियां चलाने लगा। जवाब में हमने भी फायरिंग की
जिसमें वो मारा गया। बाद में वीरप्पन की पत्नी ने पूछताछ में बताया, उन्होंने कहा कि मेरे पति बस एक कठपुतली थे सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों की, जो जीवन भर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहे। चंदन और हाथी दांत की तस्करी वे अपने फायदे के लिए करते थे, वीरप्पन को मोहरा बनाकर। दोस्तों, कई लोगों का कहना है न ही पुलिस और न ही सरकार कोई भी उसके खजाने को नहीं ढूंढ पाई है। दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।